नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स को फाइनली कंडक्ट कर दिया है 2020 के। एंड इसका जो एग्जामिनेशन था ये आज सुबह यानी कि 4 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था। पहले सेशन में जीएस पेपर 1 को कंडक्ट किया गया था एंड यहाँ पर स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पेश कर रहे हैं आपके लिए इसकी कंप्लीट आंसर की, साथ ही में कुछ एनालिसिस भी इसकी की जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक से जुड़े हुए सवालों के बारे में। जो डिस्कशन होगा उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस पेपर है दैट इज सेट नंबर सी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम सबसे पहला क्वेश्चन साइंस एंड टेक में देख रहे हैं, ये बेसिकली जुड़ा हुआ है कार्बन नैनो ट्यूब्स के साथ। विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी. They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body. They can be used in biochemical sensors. Carbon nanotubes are biodegradable. कार्बन नैनो ट्यूब्स का जो एप्लीकेशन नंबर 1 है ये काफ़ी फेमस है। आपने सुना भी होगा कई बार कि कार्बन नैनो ट्यूब्स को हम ड्रग डिलीवरी एजेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं सो दैट दे कैन बी यूज्ड टू डिलीवर द कार्गो टू सेल्स एंड द ऑर्गन्स। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। ये चीज़ भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक रिसर्च पेपर है जिसको आप देख सकते हैं विद द टाइटल ऑफ ब्लड कंपैटिबल कार्बन नैनो ट्यूब्स। ऐसी कार्बन नैनो ट्यूब्स भी बना दी गई हैं जो कि ब्लड के साथ कंप्लीटली कंपैटिबल हैं एंड जहाँ पर आप इनको आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 3, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स। नाउ इसके लिए हमें कोई एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिला है बट स्टिल हम इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 वो पक्का सही है। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे फंजाई हैं जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल प्रूव हुए हैं हु हैव द एबिलिटी टू डिग्रेड द कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड ग्राफीन एज वेल, और उनके कई सारे डेरिवेटिव्स को भी ये डिग्रेड कर सकता है। ये यहाँ पे बेसिकली बायोडिग्रेडेबल है। इट इम्प्लाइज 1, 2 एंड 4 यहाँ पे डेफिनेटली सही है। अगर 1, 2 एंड 4 यहाँ पे सही है ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। क्लियर? यहाँ पर डिडक्शन के थ्रू आप बता सकते थे कि क्योंकि 1, 2 एंड 4 सही है इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है क्वेश्चन जुड़ा हुआ ड्रोन्स के साथ। ये क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी था एज कंपेयर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following activities: spraying pesticides on a crop field, inspecting the craters of active volcanoes, collecting breath samples from sprouting whales for DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? देखिए इसके आपको बड़ी इजीली रेफरेंसेस मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, इसको लेके भारत सरकार के द्वारा भी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप पेस्टिसाइड्स को स्प्रे नहीं कर सकते हैं क्रॉप फील्ड पे, ये इलीगल है। बट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल तो ज़रूर है। गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है नहीं करती, ये एक सेकंड क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ड्रोन स्प्रेइंग एंड स्प्रेडिंग बिकमिंग रियलिटी। ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, 2018 की ये खबर है। उस टाइम पर इसको कवर किया गया था। उसके बाद इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, यहाँ पर भी ड्रोन्स कई बार काम आते हैं क्योंकि जो एक्टिव वॉल्केनोज के क्रेटर्स होते हैं वहाँ पर आप इंसानों को नहीं भेज सकते हैं, राइट। यहाँ पे ड्रोन्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अगेन अ वेरी ओल्ड न्यूज़ विच शोज ड्रोन स्पेयर इनसाइड अ वॉल्केनो। ये एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है वॉल्कन डी फ्यूगो, जो कि ग्वाटेमाला में है, जिसको वॉल्केनो ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिकरेंटली बेसिकली एक्टिवली कुछ ना कुछ इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है। इस केस में यहाँ पर ऐसा ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ऑल्सो ऑप्शन नंबर 3, कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल्स फॉर DNA एनालिसिस, ये चीज़ भी हो चुकी है। साइंटिस्ट आर यूजिंग ड्रोन्स टू सैंपल वेल ब्रेथ एंड स्नॉट। जब आपकी जो वेल्स हैं जब वो स्प्राउट करती हैं, यानी कि जब वो पानी से थोड़ा सा बाहर आती हैं, राइट। जब वो पानी से ज़रा सा भी बाहर आती हैं, इमीडिएटली जो यहाँ पे ड्रोन्स हैं वो उनकी ब्रेथ को सैंपल कर लेते हैं, उनकी स्नॉट को सैंपल कर लेते हैं, जिसके बाद वो उनको और भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपका जो सही जवाब होगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी। ऐसे केसेस में अक्सर आपको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मिल ही जाती है। ऐसे केसेस में अक्सर आंसर वैसे भी ऑप्शन डी होता है, बट यहाँ पर तो प्रूव हो चुका है कि आंसर ऑप्शन डी है बिकॉज हर चीज़ का रेफरेंस हमें मिल गया है। नाउ अगला सवाल, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था और इसमें कई सारे बच्चे गलती कर सकते हैं।
इसमें दो ऑप्शंस तो इजीली एलिमिनेट हो जाती हैं, लेकिन दो ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रियो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि तीनों साइड जो हैं वो बराबर होती हैं, दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग विद लेजर्स शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू। सो देखिए, वॉयेजर 2 इसको तो हम डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ही पुराना मिशन है ये, नासा के द्वारा चलाया गया था 1977 का। सिमिलरली न्यू होराइजन्स मिशन को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये जो है प्लूटो के लिए एक चलाया गया था नासा के द्वारा मिशन, इसका कोई लेना देना नहीं है विद द, और इसमें एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट था, 3 स्पेसक्राफ्ट नहीं थे। अब बात आती है लीजा पाथफाइंडर और इवॉल्व्ड लीजा की। सो देखिए, असल में यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हुई बिकॉज दोनों ही लीजा के साथ जुड़े हुए हैं। लीजा के साथ जुड़े होने के बावजूद यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी आता है। ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, लीजा कंसिस्ट ऑफ 3 spacecraft that are separated by millions of miles and trailing tens of millions of miles, more than 100 times the distance to the moon, behind the earth as we orbit the sun. These 3 spacecraft relay laser beams back and forth between the different spacecraft, and the signals are combined to search for gravitational wave signatures that come from distortions of space-time. So यहाँ पर जो लीजा था वो बेसिकली यहाँ पर ये केवल ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, जो लीजा पाथफाइंडर था वो असल में 2016 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिशन था। लीजा पाथफाइंडर की ये वाली इमेज आप देख सकते हैं, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सो दिस इज 2016 मिशन। इसने स्पेस में 16 महीने लगाए थे। इसने बेसिकली इस चीज़ का एक तरीके से फाउंडेशन प्रोवाइड करवाया था, ये पता लगाने के लिए कि आगे जाके जो आपका लीजा है वो असल में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अप्रैल 2016 में ESA ने अनाउंस किया दैट लीजा पाथफाइंडर हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट द लीजा मिशन इज़ फीजिबल, और इसके चलते आपका आता है इवॉल्व्ड लीजा या इवॉल्व्ड लाइजा, जो कि आगे जाके प्लान्ड मिशन है, और ये 2034 में मिशन प्लान किया जाएगा। काफ़ी बड़ा मिशन है। अभी तक ग्रेविटेशनल वेव्स को आप धरती पे डिटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम ग्रेविटेशनल वेव्स को यूनिवर्स में जाकर भी, ऊपर वहाँ जाकर भी हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी के लिए ये वाला मिशन यहाँ पे शुरू किया जाएगा। ऑलराइट, सो आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। A person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage. Human-induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. Again, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये काफ़ी आसान है। अ पर्सनस जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसका रेफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर फर्स्ट टाइम डिजीज जीन एडिटेड आउट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। ये चीज़ USA में पॉसिबल हो चुकी है, इवन UK में पॉसिबल हो चुकी है, और इवन चाइना में पॉसिबल हो चुकी है। चाइनीज साइंटिस्ट आर क्रिएटिंग क्रिस्पर बेबीज। क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, एंड इसके थ्रू क्या होता है कि जो खराब जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको आप टेलर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर 1, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स विच प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। सो ये चीज़ भी यहाँ पे ट्रू है। यदि आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको इसके बारे में डेफिनेटली मालूम होगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई इंसान पेरेंट बनने वाला है, उसमें भी जेनेटिक चेंजेस पॉसिबल हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की, सो वहाँ पर भी जेनेटिक चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। इसको लेकर आपके साइड में यहाँ पर हमने एक रेफरेंस पेपर दिया है, रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस फॉर प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स इन फैमिलीज विद हंटिंगटन्स डिजीज। ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, रिमेनिंग बच जाता है थर्ड ऑप्शन। अब देखिए 1 और 2 ट्रू है, सो आपका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी बन ही जाता है, बिकॉज और किसी ऑप्शन में 1 और 2 साथ में नहीं है। बट जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसको लेकर भी हमें एक रिसर्च पेपर मिला है जहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पर जो बेसिकली आपके ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स हैं, जिसको कि IPS के नाम से बोलते हैं, ह्यूमन IPS के नाम से बोलते हैं, इन सेल्स को आप एक पिग के एम्ब्रियो में भी डाल सकते हैं, वहाँ पर भी कंपैटिबिलिटी आपको पाई जाती है। इनफैक्ट ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये माउस और पिग दोनों के साथ ही कंपैटिबल था, इसीलिए इसको रेफरेंस यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पे ट्रू होगा। हेंस यहाँ पर भी आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
This is a very very easy question. What is the importance of using pneumococcal conjugate vaccines in India, जिनको हम PCV वैक्सीन्स के नाम से भी जानते हैं. ये वैक्सीन्स बेसिकली क्या होती हैं, आपको मालूम होगा कि जो स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया होता है, जो बैक्टीरिया है, ये कई सारी बीमारियां कर सकता है. उन बीमारियों से बचने के लिए इंडिया में न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था. These vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis. बिल्कुल ट्रू है. ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो कि स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया से होती हैं, इसलिए तीनों के खिलाफ ये वाली वैक्सीन बिल्कुल इफेक्टिव है. Dependence on antibiotics which are not effective against drug resistant bacteria can be reduced. ये चीज़ भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है. अगर आप देखें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, वाई इंडिया इज इंट्रोड्यूसिंग न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और पीसीवी. बेसिकली ये था, द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ पीसीवी आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस, टेम्परिंग द थ्रेट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड ओवर यूज एंड प्रिवेंटिंग लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज. होता क्या है, पीसीवी के केस में जो दवाई है वो बहुत ही यंग उम्र में दी जाती है, कोई इन्फेंट स्टेज में, यानी कि 1 साल से कम के बच्चे को या 5 साल से कम के बच्चे को दी जाती है. यहाँ पर अगर आप इतनी जल्दी ऐसी दवाई दे देते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि आगे जाके मान लीजिए आपको आपकी बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं वो काम नहीं कर रही हैं, उस चीज़ की यहाँ पर डिपेंडेंस कम की जा सकती है. दिस इज़ ऑल्सो द ट्रू ऑप्शन ओवर हियर. कमिंग टू ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे 1 और 2 आपको मालूम पड़ गया कि दोनों ट्रू हैं, लेकिन 1 और 2 मालूम पड़ने से भी आपको आपका जवाब नहीं मिलेगा, बिकॉज बी और डी में अभी भी कन्फ्यूजन है. यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं. दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस. अगर आपने नॉर्मली भी पढ़ा होता कि देखिए कोई भी वैक्सीन हो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं. कई बार ऐसा होता है पहली वैक्सीन की डोज किसी को सूट नहीं करती तो वो दूसरी बार भी ट्राई करता है, लेकिन दूसरी बार भी अगर उसको सूट नहीं करती, कंफर्म हो जाता है कि उस इंसान को कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन अगर हो रही है कि उसके लिए ये वैक्सीन यहाँ पे सूटेबल नहीं है. इवन विद कॉमन सेंस यू कैन से, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन should not get pneumococcal conjugate vaccine if they had a serious life-threatening allergic reaction to a previous dose, they are moderately or severely ill. ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, इसीलिए आपका जो सही जवाब है वो बन जाता है 1 और 2 ओनली. दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओवर हियर. राइट. नेक्स्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से साइंस एंड टेक में सबसे इजी क्वेश्चन, सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप यहाँ पे सही जवाब बता सकते थे. ये बिल्कुल आपकी साइंस जो है उससे बेसिक, उसकी बेसिक आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंसेज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल. प्लांट सेल एनिमल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. राइट. उसके बाद प्लांट सेल में जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट. ट्रू. प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू. देखिए ये सिंपल सी बात है कि ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट. इस फिगर में देखिए एक चीज़ जो दोनों में कॉमन होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है एनिमल सेल, राइट हैंड साइड पे है प्लांट सेल, और दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर तरह के सेल में पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया. इजीली आप बता सकते थे कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि 2 एलिमिनेट हो गया, 1 और 3 इज ट्रू. ऑल्सो जस्ट टू कंफर्म कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, मेच्योर प्लांट सेल हैज़ 1 लार्ज वैक्यूल, वहीं एनिमल सेल में कई सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. इट हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल हैव स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स. क्लियर. 1 और 3 आर ट्रू, ऑप्शन 2 इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी टफ क्वेश्चन. यदि आपने केवल टर्म का नाम सुना होता तो आप इसका जवाब दे सकते थे. और ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है. सबसे पहली बार आई थिंक ये न्यूज़ में आई थी 2017 में, जब हमने बात सुनी थी 3 पेरेंट बेबी की. In the context of recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for. pro-nuclear transfer बेसिकली यूज़ किया गया था यूनाइटेड किंगडम में फॉर द फर्स्ट टाइम. और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया 3 पेरेंट बेबी के साथ भी इसका रिलेशन रहता है. 3 पेरेंट बेबी में बेसिकली इसको इसलिए बनाया जाता था कि अगर कोई बीमारी माँ को है वो बीमारी आगे जाके बच्चे को नहीं होगी. स्पेशली अगर कोई माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी है माँ को तो वो बीमारी आगे जाके बच्चे को नहीं होगी. ये इसका मेन मकसद था. प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज हाईली एक्सपेरिमेंटल, ये भी कहा गया था, एंड हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली इवैल्यूएटेड और साइंटिफिकली प्रूवन. इसी के चलते ये वाली जो टेक्निक है ये अभी यूके ने भी इसको आई थिंक लीगली अलाउड नहीं किया है. कई सारे और देशों ने तो बिल्कुल भी इसके बारे में बात ही नहीं की है. लेकिन ये टेक्निक बेसिकली यूके में शुरू कर दी गई थी और कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए जिनको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उनको अलाउ भी कर दिया गया था. यहाँ पर आप देख सकते हैं
fertilization of egg in vitro by the donor sperm, genetic modification of sperm producing cells, development of stem cells into functional embryos, prevention of mitochondrial disease in the offspring। ये हो गया आपका सही जवाब। बीमारी आगे नहीं जानी चाहिए, ये इसका मेन मकसद था। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, आगे बीमारी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अक्सर उन केसेस में यूज होता है जहां पर आपकी IVF की जो टेक्निक्स हैं वो फेल हो जाती हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इजी क्वेश्चन। With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ऐसे केसेस में भी आपको एलिमिनेशन से जाना चाहिए, स्पेशली जब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी हों। ऑलवेज गो विद एलिमिनेशन। यहाँ पे देखिए, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, डिजीज डायग्नोसिस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे ईजीएस्ट ऑप्शंस को पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमें मालूम है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डिजीज डायग्नोसिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सो ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। ऑप्शन नंबर 4 भी ट्रू है। आपके जो स्मार्टफोन्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, एप्पल फ़ोन्स हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन ये काफ़ी नॉर्मल रहता है। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी आसानी से कर सकता है। 3 और 4 है डेफिनेटली ट्रू। 3 और 4 ट्रू है, इसका मतलब ये हट गया आपका और ये हट गया, बच का बी एंड डी। इसका मतलब 1 भी ट्रू है, क्योंकि ये इसमें आप देख सकते हैं 3 और 4 ट्रू है तो 1 भी साथ में ही है, तो 1 भी ट्रू है। अब बच गया 2 और 5, ठीक है। अगर कोई एक भी आपको मालूम है कि ट्रू है, सो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AI के थ्रू यहाँ पर आप स्टोरीज, पोएट्री और इवन न्यूज़ भी जनरेट कर सकते हैं। सो इट कैन be done very easily. You can create meaningful short stories and songs through artificial intelligence. Option number 2 भी आपका true हो गया। 1, 2, 3, 4 and 5 is the correct answer. Option number D. Again easy question इसलिए मैंने कहा because ऐसे केसेस में अगर आपको थोड़ी सी भनक भी है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, आप आसानी से इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोर्सेज देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से पावर ट्रांसमिशन कर रहा है। सो जो ऑप्शन नंबर 5 है, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें आगे जाके टेक्नोलॉजीज ऐसी आने वाली हैं कि आपकी इलेक्ट्रिकल कार है, आप सड़क पे चल रहे हैं और जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं वो साथ साथ में चार्ज हो रही है, आपको उसको रोक के चार्ज नहीं करना पड़ रहा। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी वेरी फार फेच्ड, बट ये पॉसिबल जरूर है आगे आने वाले समय में। खैर, अगला सवाल, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, कई सारे बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। इसमें देखते हैं, विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? VLC uses electromagnetic spectrum wavelengths 375 to 780 nanometers। बिल्कुल सही है। VLC इज अ डेटा कम्युनिकेशन वेरिएंट जो कि विजिबल लाइट यूज़ करता है बिटवीन 400 एंड 800 टी हार्ट्स, एंड यहाँ पे देख सकते हैं नैनोमीटर में 780 से लेके 375 नैनोमीटर एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका ट्रू। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें देखिए ये होती तो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन ही है। आई एम श्योर आपने सुना होगा लाईफाई के बारे में। सो जो लाईफाई और VLC है ये बेसिकली काफ़ी हद तक एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो VLC है ये बिल्कुल ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है, बट क्या ये लॉन्ग रेंज है या नहीं, इसको लेके काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है। इसका जवाब आपको यहाँ से मिल सकता है। जो आपकी ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है इसको आप 5 कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज। जो आपकी VLC है वो असल में मीडियम रेंज में फॉल करती है। सो इट डज नॉट फॉल इन लॉन्ग रेंज, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है फॉल्स, ठीक है। 2 गलत हो गया, आपको आपका जवाब भी मिल गया ऑप्शन नंबर C 1, 3 एंड 4, ठीक है। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, बिल्कुल सही है। ब्लूटूथ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है 800 kbps की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड यहाँ पे आती है मोर देन 1 Gbps की आती है। सिमिलरली VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है ब्लूटूथ को या वाईफाई को फंक्शन करने के लिए, ठीक है, या इंफ्रारेड को फंक्शन करने के लिए, वो इनको इसलिए चाहिए होती है बिकॉज यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर फंक्शन करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से अफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो लाईफाई है लाइट को तो किसी तरह की फ्रीक्वेंसी ही नहीं चाहिए। सो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें होती ही नहीं है। हेंस आपका ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे ट्रू है। सो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। काफ़ी आसान क्वेश्चन है एंड इसमें भी कई बार हमने चर्चा की है। इनफैक्ट हमने स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे जो क्रैश कोर्स रन किया था उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कई सारी बातें की हैं। आसानी से आप बता सकते थे इसका सही जवाब क्या है।
ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल्स। बिल्कुल ट्रू है, हमने आपको बताया भी था। यहाँ पे देखिए ये पूरा दिखाता है किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करता है। आप देख सकते हैं अल्टीमेटली बेसिकली एक लेजर मेंटेन करता है किस चीज़ का, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस का एक लेजर मेंटेन कर सकता है ये, ठीक है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मेन काम यही होता है, ठीक है। बेसिकली बिग डेटा को मैनेज करने के लिए, बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। सेकेंड, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। तो सबसे पहले तो गलत इसलिए हो गया बिकॉज इसमें ओनली लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसा तो है ही नहीं कि इसकी एप्लीकेशन केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए हो सकती है। आप इस इमेज से भी देख सकते हैं ब्लॉकचेन का फायदा जगह जगह पे हो सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हो सकता है, यूट्यूब, ऑनलाइन म्यूजिक, रियल एस्टेट, वोटिंग, पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। देखिए जहां पर भी आपका बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है वहां पर आपका ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 साफ साफ गलत है। 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है, ये हट गया, ये हट गया। 1 और 1 and 3 ओनली ये बच जाते हैं। अब देखिए इसमें आता है थर्ड ऑप्शन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एप्लीकेशंस विच डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन। ये जो मैंने आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक बेसिकली टेक्स्ट डाला है, ये नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि असल में यहाँ पे ब्लॉकचेन जो है इसमें 2 तरह की आती हैं। एक आती हैं परमिशनड ब्लॉकचेन्स और एक आती हैं नॉन परमिशनड ब्लॉकचेन्स। और नीति आयोग ये बोलता है कि मैक्सिमम जो होती हैं वो परमिशनड ब्लॉकचेन्स होती हैं, यानी कि अगर आपको कोई ऐसी ब्लॉकचेन बनानी है, ठीक है, जो कि एक सेंसिटिव सेक्टर को लेकर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप परमिशनड ब्लॉकचेन ही बना सकते हैं। आप वहाँ पे पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं बना सकते जिनके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई ऐसा सेंसिटिव सेक्टर उठाया, एक नॉन परमिशन ब्लॉकचेन बना ली, उसका डेटा यदि लीक हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बाकी लोगों के लिए। हेंस यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा कि एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन। जी नहीं, इसमें 2 तरह की होती हैं और इसको आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जामिनर कंफ्यूज इसलिए करता है बिकॉज ऊपर क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है। सो ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए क्रिप्टो करेंसी इवन दो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार यहाँ पर ब्लॉकचेन को की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उसके लिए भी बिना किसी परमिशन के सब कुछ अलाउ कर दे। इससे कई सारे लोगों का डेटा जो है वो यहाँ पे एट रिस्क हो सकता है। हेंस ऑप्शन नंबर 3 कॉमन सेंस के हिसाब से भी फॉल्स बन जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज फॉल्स। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to solar water pumps, consider the following statements. Completely pure science and tech का क्वेश्चन है। solar water pumps बेसिकली किस किस तरह के होते हैं। solar water pumps, solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pumps. क्वेश्चन पढ़ के ही आपको लग रहा है गलत है, क्योंकि अगर सोलर पावर को हम सरफेस पंप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबमर्सिबल पंप में इस्तेमाल करने के लिए रोक कौन रहा है। बिल्कुल गलत है ये। सरफेस पंप्स और सबमर्सिबल पंप्स दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है सोलर पावर। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सबमर्सिबल पंप्स के लिए सोलर पावर लगती है वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है। ये देखिए, सरफेस पंप्स आर लेस एक्सपेंसिव दैन सबमर्सिबल पंप्स बट दे आर नॉट वेल सूटेड फॉर सक्शन एंड कैन ओनली ड्रॉ वाटर फ्रॉम अबाउट 6.5 वर्टिकल मीटर्स। अगर आप सबमर्सिबल नहीं लगाएंगे तो आप ज़्यादा गहराई से पानी को नहीं निकाल पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 हो गया यहाँ पे फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद द पिस्टन। ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। अगर आप देखें, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सोलर वाटर पंप टेक्नोलॉजीज। पहला होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो कि एक पिस्टन इस्तेमाल करता है। सो दोनों तरह की टेक्नोलॉजीज काफ़ी आसानी से दिख जाती हैं, मिल जाती हैं, और दोनों तरह की टेक्नोलॉजीज ही आज की डेट में चल रही हैं। हेंस ऑप्शन नंबर 2 भी बन गया फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही जवाब, क्योंकि करेक्ट पूछा है, ठीक है। सो 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, पिछले साल के करंट अफेयर्स में था, तो ये आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए था। इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट। बिल्कुल सिंपल जवाब है इसका। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देख सकते हैं आप। हमारे एक ऑफिशियल ने ये बात कही थी कि न्यू रिएक्टर्स अंडर IAEA सेफगार्ड्स फैसला लिया जाएगा बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ यूरेनियम, यानी कि आप यूरेनियम को इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस यूरेनियम है। यदि आप यूरेनियम को बाहर से इंपोर्ट करके किसी प्लांट में लगाते हैं तो वो वाला जो प्लांट है वो IAEA सेफगार्ड्स के अंडर फॉल करता है।
अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस यूरेनियम है तो वो IAEA सेफगार्ड्स के अंडर फॉल नहीं करता है। सो इंडिया में अगर आप देखें 2019 तक देयर आर 22 ऑपरेशनल रिएक्टर्स, जिसमें से 14 जो है वो IAEA सेफगार्ड्स के अंडर आते हैं एज दीज यूज इम्पोर्टेड फ्यूल। सो काफ़ी सिंपल है। सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स यूज थोरियम, जी नहीं। सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, ये हो गया आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो गया IAEA सेफगार्ड्स वाले का आंसर, ठीक है। सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइज एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज, सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी तो साफ ही गलत है, ऐसा तो है ही नहीं। सो बी और सी में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन यदि आपको पता हो एग्जैक्टली क्या रीजन है तो आसानी से आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कि साइंस एंड टेक में हम कवर करने वाले हैं, दिस इज इन इंडिया। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन लगा मुझे क्योंकि ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट था और इसको कई सारे आप नॉर्मली इंसान पढ़ता भी नहीं है, करंट अफेयर्स में इसको कवर भी नहीं करते हैं। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो देखिए एक साइबर इंश्योरेंस की नई टेक्निक आई है, टेक्निक क्या नया प्रोडक्ट आया है बेसिकली, जिसमें क्या है आजकल साइबर अटैक्स बहुत होते हैं, ये सब बहुत होता है जिसमें आपके कार्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, नेट बैंकिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। सो इस चीज़ के लिए साइबर इंश्योरेंस दिया गया था इंडिविजुअल्स के लिए। साइबर इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स के लिए भी है और कंपनीज़ के लिए भी है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये क्लियरली बोलता है फॉर द इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसीलिए इसकी जो ऑप्शंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको समझने होंगे। यहाँ पर ये बोलता है कि एक तो आपको जो लॉस ऑफ फंड्स हुआ है, मान लीजिए आपका कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मान लीजिए आपका कार्ड गायब हो गया, ठीक है, किसी ने आपके कार्ड को स्वाइप कर दिया, सो उसका जो पैसा है जो उसने स्वाइप किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि उसके अलावा आपको और क्या क्या फ़ायदे यहाँ पे हो सकते हैं। सो इसका जवाब देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेड इट इफ प्रूव्ड सो, cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss in case of cyber extortion, cost of defense in the court of law if any third party files a suit। नाउ यहाँ पे देख लीजिए व्हाट इज कवर्ड। देखिए सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर काउंसलिंग ट्रीटमेंट। मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई साइबर अटैक वाली, उसके बाद आपको काउंसलिंग चाहिए तो वहाँ पर आपका खर्चा कवर किया जाएगा। कंसल्टेंट फीस, सो कंसल्टेंट फीस ये वाली कवर हो गई, 3 तो होती है, 3 हो गया ट्रू। कोर्ट एक्सपेंसेस लीगल फीस ये भी हो गया ट्रू, ठीक है, 3 एंड 4 बोथ आर कवर्ड। नाउ 3 एंड 4 ट्रू है तो इसका मतलब ये भी हट गया आपका और ये भी हट गया। नाउ ऑप्शन नंबर बी एंड डी बच जाते हैं। What is not covered? If the attack was intentionally and deliberately done, the policy will not pay any claim। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे लिखा भी हुआ है, The insurers also take measures to avoid any cyber attack to their customers by prompting for backing up their data, updating antivirus and having a proper set of passwords। ठीक है, सो यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो, ये यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ कवर किया जाएगा। 1 ट्रू है, 3 ट्रू है, 4 ट्रू है, लेकिन सेकंड यहाँ पे गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोई मिसक्रिएंट विलफुली डैमेज करता है तो वो कवर यहाँ पे नहीं होगी। राइट, विद दैट हम यहाँ पे साइंस एंड टेक के इस पोर्शन को खत्म करते हैं। पर्सनली आई बिलीव साइंस एंड टेक का काफ़ी टफ था ओवरऑल पेपर। हम देखें तो केवल कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप डिड्यूस कर सकते थे बट फिर भी रिस्क ज़रूर था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ऐसे टॉपिक से पूछे गए थे जो कि नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जिनको नॉर्मली हम कवर नहीं करते हैं। सो इसीलिए ये पेपर कॉन्सेप्चुअल होने के साथ साथ थोड़ा ऑफ बीट भी था, जिसके साथ में ये पेपर और टफ बन जाता है। राइट, ऑल्सो आई वॉन्ट टू एंड द डिस्कशन बाय टेलिंग यू कि यदि आप स्टडी IQ की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है उसको डाउनलोड कीजिए। उस पर हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। प्रीलिम्स के 10 साल के पेपर्स को एक जगह पे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। राइट, सो जल्दी से ऐप पे जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए। वेल, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।